हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। मनीषा, आफरीन, पातिल जी, तपस मंडल। क्या हो गया तपस मंडल? बहुत जल्दी क्लास ऑफ हो गया मतलब? ऑफ हो गया या ऑन हो गया? हाँ? आफरीन, फातिमा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जो दो क्लास हो चुकी हैं दोनों देख ली। कोई डाउट है तो साथ में लिखते हैं भाई, है ना? फिर हम पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे नहीं। गुड मॉर्निंग के साथ अपना डाउट भी लिख दिया करो स्टार्टिंग में ही। पिछली क्लासेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, किसी को कोई बात अगर पूछनी है तो ठीक है, वरना तो फिर हम आगे की क्लास को शुरू करेंगे। हाँ जी, बिश्नोई, प्रवीण जी, ऑल ओके, तनु, सौंदेव, आकांक्षा, नो डाउट मैम। कल की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सनोज, अविनाश, गुड मॉर्निंग। प्रिया, नो प्रॉब्लम मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर हम आगे पढ़ा देंगे। बेसिक्स हमने पढ़ लिया। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की हम बात कर रहे थे, है ना? पॉजिटिव डिग्री हो गई थी हमारी, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था कि कंपैरिजन क्या है बेसिकली, और कैसे कैसे शुरू है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है मैम, जस्ट चलो शुरू करते हैं। सनोज में समझी नहीं। हाँ, भेज देंगे, उसके लिए आपको भेज देंगे। एक बार चैप्टर पूरा कर लो सनोज। आपको प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट भेजी थी बेटा, उसको एक बार कर लेना, है ना? मैम, आ इम्पॉसिबल या एन इम्पॉसिबल? एन इम्पॉसिबल। अगर गलती से कहीं आ लगा है तो उसको एन कर देना। प्राची, रघुवंशी, ठीक है? ऑब्वियसली एन यार, वोवल साउंड। कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। शुरू करती हूँ फिर मैं। ओके जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, एडजेक्टिव में हम जहाँ थे उससे आगे की बात करते हैं। कुछ बातें हमने कल की क्लास में देखी। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कंपैरेटिव डिग्री का ही। कंपैरिजन आप समझते हैं, कंपेयर करना। कंपेयर करना, कोई ज़्यादा है या कोई कम है, या कोई ज़्यादा होना चाहिए या कोई कम होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने उससे सीखा था, अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी हैं, एक ही चीज़ की दो क्वालिटी के बारे में जिक्र कर रहा है, तो हमने बाहर मोड़ लिया और अंदर उनको पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया, है ना? उससे हमारा अपने आप कंपैरिजन हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा। The USA is more powerful than any other nation. The USA the USA is more powerful than any other nation. मैं एक बार को यहाँ पर any से आपको समझाऊं क्या हो गया? पहले ये सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, इंग्लिश इज इजियर देन एनी लैंग्वेज। इस बात को समझिए, इसे रूल के अकॉर्डिंग इसे अदर और एल्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अदर एल्स। अदर और एल्स दोनों का मतलब होता है इसको छोड़कर, 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 एक्सक्लूड करके। अब समझते हैं हम कि एक्सक्लूड करके क्या, थ्योरेटिकली नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल देखिएगा। मैंने कहा इंग्लिश जो है वो इजियर है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन का यूज है, ओके। एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से इजी लैंग्वेज है। चलो हमने समझा। अभी मेरी इस बात का उत्तर देना, यहां पर ना मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में 6 लैंग्वेज हैं। अब ऐसा मत कहना मैम, उस पर मत जाना, फिलोसफी में मैम 6 नहीं है, बहुत सारी है। मैंने माना कि दुनिया में सिर्फ 6 लैंग्वेज है, ठीक है। यहां पर मैंने ये लैंग्वेज लिख दी और यहां पर मैंने इंग्लिश लिख दी। और जब मैंने कहा बेटा इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश भी इनमें से ये है या नहीं? इसके अंदर ही आएगी या नहीं? आएगी ऑब्वियसली। जब मैंने ये 6 लिखी और फिर मैंने इंग्लिश को बाहर निकाल लिया, इनमें से एक गोला बाहर निकाल दिया, तो ये कितनी बच गई? ये तो 5 बच गई। भाई हुआ ऐसा? इतनी बात समझ में आ रही है? भाई अगर 6 लैंग्वेज थी और मैंने इंग्लिश को कह दिया कि इंग्लिश इनसे इजी है, इंग्लिश को मैंने बाहर निकाली, ये तो 5 बच गई। अगर हम ये कहते हैं कि इंग्लिश इज इजियर देन एनी लैंग्वेज,
इसका मतलब तो इंग्लिश का कंपैरिजन इन 6 से हुआ, और इन 6 के अंदर इंग्लिश भी है। क्या इंग्लिश का कंपैरिजन इंग्लिश से हो सकता है? कल ही समझाया था भाई, नहीं हो सकता। अब इंग्लिश का कंपैरिजन इंग्लिश से तो नहीं होगा ना। अब इंग्लिश इजी है इंग्लिश से, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? इसका मतलब हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए कि इंग्लिश इजी लैंग्वेज है इन 5 में से। अब आप कहेंगे मैम यहाँ 5 लैंग्वेज लिख दें, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। भाई इसी के लिए हम ये कहना चाहते हैं इंग्लिश बाकी बची हुई लैंग्वेजेस से इजी है, हम ये कहना चाहते हैं। बची हुई, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करने के लिए हमने आपको बताया एनी के साथ अदर का प्रयोग किया जाता है, और हमें कहना होता है एनी अदर लैंग्वेज। इसका रीजन क्या है? चेक करिएगा। चेक करने का तरीका ये है कि इसको कंपैरिजन किया है लैंग्वेज से, और चेक करिए क्या इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है? आप कहेंगे यस मैम इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इसको कंपेयर करने के लिए इंग्लिश को इनमें से आउट करना पड़ेगा, 6 नहीं 5 बनानी पड़ेंगी, और 5 बनाने का साधन है एनी अदर लैंग्वेज। अगर आप इसे एनी अदर लैंग्वेज कह देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश बाकी बची हुई, बाकी अलग जितनी भी लैंग्वेज हैं उनसे इजी है। मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि आपको इंग्लिश को उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर आगे देख लेते हैं। इंदौर इज क्लीनर देन एनी सिटी। मैंने कहा इंदौर किसी सिटी से ज्यादा साफ है। किसी सिटी से नहीं, किसी और सिटी से। क्या इंदौर भी एक सिटी है क्या बेटा? चेक कर ले। मैंने कहा इंडिया में 8 सिटी हैं। इंडिया में 8 सिटी है, सिटी के अंदर तो इंदौर भी है। अब इनका कंपैरिजन करने ले गए हम इंदौर से। अब हमने कहा जब इंदौर का कंपैरिजन इन 8 के 8 से करा तो करना नहीं चाहिए। इंदौर का कंपैरिजन इंदौर से नहीं होगा। इंदौर को तो यहां हम बाहर निकाल के लाएंगे, और जब बाहर निकाल के लाएंगे तो ये तो 7 बच जाएंगी। तो इसके लिए हम एनी सिटी नहीं कह सकते, एनी अदर सिटी कह सकते हैं। एनी अदर सिटी कह सकते हैं। आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि एनी सिटी के अंदर तो इंदौर भी आता है, एनी लैंग्वेज के अंदर तो इंग्लिश भी आती है। तो आपको कहना चाहिए एनी अदर सिटी। ये क्वेश्चन आपका ठीक है या गलत है? इसे चेक कर लीजिए, मुझे इसे चेक करके बताइए क्या ये सही है या गलत है। इसमें कोई गड़बड़ है बेटा? हाँ या ना? चेक करके बताओ मुझे। द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर नेशन। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ठीक है मैम, ठीक है, पक्का ठीक है। चेक कर लो ना। क्या यूएसए एक नेशन है? भाई अमेरिका भी एक नेशन है। आप कहेंगे जी हाँ, यस। और अगर ये नेशन है तो एनी अदर का प्रयोग जायज है। भाई यूएसए को छोड़कर किसी और नेशन से पावरफुल हुआ ना। मेरी बात समझे? राइट है मैम, सही है, क्योंकि यूएसए भी एक नेशन है और हम एनी नेशन नहीं एनी अदर नेशन का यूज करते हैं। आगे समझिए। नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन। कोई और स्टार अर्थ के इतना नजदीक नहीं जितना कि सन। जो हमने पीछे लिखा है सेंटेंस, कुछ मेंस के क्वेश्चंस में उन्हें थोड़ा चेंज सा करके ऐसे सेंटेंस आपके देखने को मिले। इन्हें चेक करिए और देखिए क्या ये वही सेंटेंस है जो पीछे लिखे हैं। नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन। कोई भी तारा सूरज के जितना नजदीक नहीं है। पर समझने की बात है, आपको ये सेंटेंस शायद ठीक लगेगा, पर आप ये कहना भूल गए कि सन उल्टा लिखा है, बस और कुछ नहीं है यार। क्या सन भी एक तारा है, स्टार है? क्या सूरज भी एक तारा है? इतना तो साइंस आप जानते होंगे कि सूर्य भी एक तारा है। तो हम नो स्टार का यूज ना करके क्या यूज करना चाहिए? नो अदर स्टार। क्या लिखना चाहिए? नो अदर स्टार। अदर स्टार क्यों लिखा? क्योंकि भाई सूरज तो छोड़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। कोई और तारा पृथ्वी के इतने नजदीक नहीं है जितना सूर्य। तो नो का यूज ना करके हमें किसका यूज करना चाहिए? नो अदर का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए?
नो अदर का, ठीक है। आगे समझिए, यस, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। क्या ये सेंटेंस ठीक है? चेक करके बताएंगे मुझे, क्या ये सेंटेंस ठीक है? डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें अदर लिखा है। बेवकूफ हो, तुम्हें ये नहीं पता डायमंड एक मेटल है या नहीं? डायमंड एक मेटल है। कार डायमंड मेटल नहीं होती। अप्रूप सुने हो? अप्रूप, एलोट्रॉप, कार्बन के। सही के बच्चे रुक जाओ, जमीन पे आ जाओ तुम लोग। डायमंड मेटल नहीं होती है। कभी सुना डायमंड मेटल है? और अगर लग रहा है कि हाँ डायमंड मेटल होती है, फिर तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। केमिस्ट्री पढ़ा करो भाई, जो आप एग्जाम देते हैं इतनी बेसिक नॉलेज तो सब में आती होगी मेरे ख्याल से। तो डायमंड क्या है? क्या डायमंड एक मेटल है? डायमंड मेटल नहीं है। और डायमंड अगर मेटल नहीं है तो ये अदर लगाने की क्या जरूरत है यार? फिर तो हम ये कह ही सकते हैं ना कि डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। किसी भी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है डायमंड। अब जब डायमंड का हिस्सा मेटल है ही नहीं तो अदर करने की क्या जरूरत है? अप्रूफ जानते हो? अप्रूफ, कार्बन के अप्रूफ, डायमंड है कार्बन का, एलोट्रोप है कार्बन का डायमंड। तो जब डायमंड मेटल है ही नहीं तो अदर का यूज क्यों कर रहे हैं? फिर तो मैंने गलत लिखा, इसमें से अदर हटाना चाहिए। देखो बेटा, ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि वो जो लिखा है वो इसी का हिस्सा है या नहीं। अगर हिस्सा है तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और अगर हिस्सा है ही नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? डायमंड यहां लिखा, दुनिया की सारी मेटल यहां लिखी, डायमंड इसके अंदर है ही नहीं, मैं क्या करूं? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसे कहते हैं एनी के साथ आप अदर का यूज करिए तो एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम एल्स का भी यूज है। आगे देखिएगा, मोहन वर्क्स हार्डर देन एनीबडी इन दिस ऑफिस। मोहन ज्यादा मेहनत करता है किसी से, इस ऑफिस में किसी से। तो बेटा ये जो एनीबडी यहां पर लिखा है ना, एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है एनीबडी। इस एनीबडी के अंदर मोहन भी है या नहीं है? ऑफिस के अंदर एनीबडी, मोहन भी इसी ऑफिस में काम करता है। मैंने कहा ये लोग 4 लोग काम करते हैं, मोहन, सोहन, अंजलि, तपेश। अब हमने कहा कि मोहन ज्यादा काम करता है। अब मोहन किसी से भी, एनीबडी इन द ऑफिस, एनीबडी में तो चारों आ गए। अब हमें मोहन को तो निकालना है बाहर, तो एनीबडी के साथ एल्स को यूज करेंगे, एनीबडी एल्स छोड़कर, एक्सक्लूड करके। एक दिन एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे 1-2 दिन पहले, आप अगर लाइव हैं वो बच्चा तो समझ जाएगा कि एनीबडी एल्स कब यूज किया जाता है। एनीबडी एल्स मतलब कि इसको छोड़कर बाकी सब। आगे समझिएगा, नथिंग इज एज स्वीट एज हनी। हनी बोला शहद से मीठा कुछ नहीं। ठीक लग रही है कहने में? तो कुछ नहीं मतलब कोई भी चीज नहीं, तो चीज तो स्वीट भी है। इस नथिंग के अंदर, इस नथिंग के अंदर दुनिया में एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, नथिंग में तो शहद भी आ गया। तो आपने कहा हनी को तो निकालना पड़ेगा। अब हनी को निकालिए इसमें से, कैसे करें? नथिंग एल्स इज एज स्वीट एज हनी। एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ एल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ मोहन जी, अगर हम एनीबडी एल्स कर देंगे, एनी अकेला होता तो अदर यूज करते, एनीबडी होता तो एल्स। बेटा कुछ फंडामेंटल भी उन्हें भी याद रखें। अगर थिंक है, बॉडी है तो एल्स यूज करिएगा। अगर एनी है तो एनी के साथ पेयर अदर यूज करिएगा, एनी अदर, एनीबडी एल्स। थोड़ा सा एक बार पढ़ के भी देखेंगे, आपको ठीक लगेगा। एनी अदर, एनीबडी एल्स।
एनी और एनीबडी भी आप सीखोगे अभी। एनी सिर्फ एक डिटर्मिनर है, बॉडी और थिंग लगाने के साथ मैंने उसको कंप्लीट कर दिया नाउन के साथ, ठीक है। एनी के साथ आपने नाउन को यूज करा था, याद करिए। एनी नेशन, याद आ रहा है? एनी नेशन, क्या एनीबडी के साथ मैंने किसी को यूज किया? ये तो प्रोनाउन ही है, इसको यूज करने की तो कोई जरूरत नहीं कि मैं इसको नाउन बनाऊं। एनीबडी पर्सन नहीं ना, बडी का मतलब ही पर्सन हो गया, तो एक नाउन इंडिकेशन है। नाउन इंडिकेशन है, आप इसके साथ अब एनी बॉडी अदर मत करिएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हम एक्सक्लूड करने का काम क्यों करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको यही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, एक्सक्लूड क्यों हो रहे हैं? रविशंकर जी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, हम उनको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? किसी और को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगर नहीं आता है समझ कि एक्सक्लूड क्यों करना है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। कोई और है? रविशंकर जी क्या क्लियर नहीं हो रहा बेटा? नहीं पता लगा कि क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? ठीक है, सोचते हैं अभी, है ना। मोहन वाला एग्जाम्पल दोबारा देखें। मोहन वर्क्स हार्डर देन एनीबडी इन दिस ऑफिस, है ना, ऐसा। चलो, एनीबडी क्या होता है? कोई भी पर्सन, ऑफिस के किसी भी पर्सन से मोहन ज्यादा मेहनत करता है। अब ऑफिस के किसी भी पर्सन में मोहन भी आता है या नहीं आता है, बस इतना सोच के बताओ मुझे रविशंकर आप। एनीबडी, कहते हैं ना एनीबडी कैन डांस, मतलब कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन कोई भी में तो सब आते हैं, मोहन भी तो आता है। अब मोहन का कंपैरिजन आप एनीबडी मोहन से ही क्यों कर रहे हैं? मोहन को तो उसमें से निकालिए, और मोहन को निकालने का तरीका हमने कहा एनीबडी एल्स, मतलब कि छोड़कर। एनीबडी मतलब सब, एल्स छोड़कर मोहन को, इसे बोला जाता है एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स। अगर हमारे पास सिर्फ डिटर्मिनर एनी होता तो हम अगर एनी अदर यूज कर लेते, एनी अदर नेशन, तो अदर से हमें हो जाता एक्सक्लूड की, उससे छोड़कर बाकी सब। रिपीट मैंने कर दिया। रविशंकर आप बताओ क्यों हम एनीबडी, क्यों हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों, कहां पर कर रहे हैं और कहां पर नहीं कर रहे? जो पीछे यूज कर रहे थे सेम एज इट इज, समबडी और नथिंग के साथ किया कि हमने एल्स लगाकर उसको एक्सक्लूड कर दिया, है ना। क्योंकि आप, अब मैं सुमन कहूं कि सुमन का, सुमन ना सुमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कोई तरीका है क्या बोलने का? अब सुमन सुमन से इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकती, मोहन मोहन से ज्यादा काम तो नहीं कर सकता, तो मोहन को तो हटाना पड़ेगा, और हटाने के तरीके देख लीजिए। एनी है तो अदर यूज, नथिंग, एनीबडी, एवरीथिंग, ऐसा कुछ है तो एल्स का यूज, क्योंकि वो एक डिटर्मिनर है, ये एक प्रोनाउन है। अगले देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर ही है, चलो 3 है वैसे। शिमला इज कंपैरेटिवली चीपर देन दिल्ली। शिमला, बोलने में ये सेंटेंस काफी लोग बोलते हैं, शिमला इज कंपैरेटिवली चीपर देन दिल्ली। शिमला जो दिल्ली से है कंपैरेटिवली मतलब चीपर है, सस्ती है। शिमला दिल्ली से कंपैरेटिवली ज्यादा सस्ती है। आपको पता है ये जो आपका एडजेक्टिव का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है, क्या ये कंपैरेटिव नहीं है? क्या है? क्या भाई, इसका मतलब ही क्या है? ये जो हमने लिखा है ना चीपर, कंपैरेटिव डिग्री जो लिखी है ER, इसका मतलब यही तो है कि शिमला दिल्ली की तुलना में सस्ती है। तो जब इसके अंदर ही तुलना है तो आप कंपैरेटिवली वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करके ज्यादती नहीं कर रहे क्या भाई? जब उसने खुद ही कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो यही तो कहना चाह रहा है कि वो उससे ज्यादा, उससे सस्ती है ना। तो फिर कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, इन शब्दों को लगाकर तो हम सुपरफ्लोस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुपरफ्लोस। हमें कहना चाहिए शिमला इज चीपर देन दिल्ली, शिमला दिल्ली से ज्यादा चीपर है। आगे समझिए, अगर मैं कहूं इंदौर इज रिलेटिवली क्लीनर देन भोपाल,
तो हमने कहा इंदौर भोपाल से ज्यादा क्लीन है, इस बात को तो इस कंपैरेटिव डिग्री ने ही कह दिया, फिर आप रिलेटिवली कहकर सुपरफ्लोस क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा दिस ऑप्शन इज रिलेटिवली बेटर फॉर यू, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। तो आपने कहा चलो भैया ये वाला ऑप्शन, मतलब कि और भी ऑप्शन है, बेटर ही अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। अब जब कंपैरेटिव डिग्री है तो रिलेटिवली का यूज सुपरफ्लोस है। तो आपने एक छोटी सी बात सीखी कि अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है तो इन एडवर्ब्स को यूज ना करें, इन एडवर्ब्स को यूज ना करें। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रेफरेबली, दोनों का मतलब, प्रेफर मतलब ये होता है तुलना में इसकी बजाय ये पीऊंगा, ये वाला है ना। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रेफर, डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद द एडवर्ब्स कंपैरेटिवली, है ना। आपको यूज नहीं करना रिलेटिवली, प्रेफरली, हमेशा या तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करिए या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करिए। अच्छा, इस सेंटेंस को ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे दिख जाए, शिमला इज कंपैरेटिवली चीप देन दिल्ली, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अगर वो कहता है कि मैम मैं ऑप्शन में लिखा है शिमला इज चीपर देन दिल्ली, तो आपको वो भी क्लिक करना पड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप ये कहना चाहें कि ये ठीक है, शिमला इज कंपैरेटिवली चीपर की बजाय मैं चीप ही लिख दूं, चीप देन दिल्ली, ठीक है सेंटेंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देख लीजिएगा कि कहां पर क्या कहना चाहता है। बाकी दूसरी बात मान लो कि ऐसे दे दे, इंदौर इज रिलेटिवली क्लीनर देन भोपाल, तो हमने कहा ए में एरर है, बी में, सी में और डी में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एरर सी की तरफ लगाएं, क्योंकि आपका जो रूल है इस साइड से इस साइड चलता है। अगर एरर फॉर्मेशन है तो आपको क्लीन कर देना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा ना होकर ऐसा दे दे कि इज, ऐसा दे दे, अगर एक साथ दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि बी पार्ट में एरर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप देखिएगा अपने तरीके से कि ऑप्शन में क्या चीज ठीक करेगी। अगर कंपैरेटिवली चीप लिखा वो भी ठीक है, अगर कंपैरेटिवली हटाकर चीपर लिखा है, कंपैरेटिवली चीप लिखा ही नहीं किसी भी इंप्रूवमेंट में, तो वो भी ठीक है। और अगर आपको एरर फॉर्मेशन ऐसे ऐसे टुकड़ों में दे दे, फिर क्या करें? फिर भैया लेफ्ट टू राइट रूल तो चलता ही है इंग्लिश में, तो हमने कहा फिर चीपर को चीप करके लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल बेटा, तो चीप वाला भी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल क्या ज्यादा राइट है। शिमला इज कंपैरेटिवली चीप, क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब ही क्या होता है? कंपैरिजन होता है। मेरी बात क्लियर होती है? सतीश जी कंपैरेटिवली हटा दो या फिर ये चीपर हटा दो, कुछ तो करो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? दो दो कंपैरेटिव से तो ये सुपरफ्लूस बन जाएगा, मतलब कि एक ही शब्द के सिनोनिम बार बार प्रयोग कर रहे हैं आप, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमन इज सीनियर एंड रिचर देन आलेख। अमन जो है आलेख से ज्यादा अमीर और सीनियर है। बेटा जो ये सीनियर वर्ड है ना, इसके साथ देन को नहीं यूज किया जाता, क्योंकि सीनियर क्वालिफाइंग नेचर है, सीनियर जूनियर, तो आप इनको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लेके जा सकते। जब तक आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में लेके जा सकते तो आप देन का यूज नहीं करते। सीनियर के साथ आपने सुना होगा हमेशा टू को यूज किया जाता है, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, ऐसा याद कर ले तो आप, IOR लगा है तो टू का यूज करिए। पर ऐसा क्यों करिए, उसका कारण है, क्योंकि वो कोई डिग्री शो नहीं करता। भाई मान लो कि राम है जो श्याम से सीनियर है, तो कोई डिग्री नहीं है कि श्याम भी सीनियर है, राम भी सीनियर है, वो उससे ज्यादा सीनियर है। सीनियर लगता जरूर है आपको, हाँ कंपैरिजन में आप किसी को तवज्जो तो ज्यादा दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आप वहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं। राम श्याम का सीनियर है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी स्टेट है, उसका क्वालिफाइंग नेचर है। तो ये जो IOR वाले वर्ड है ना, इनके साथ
आप टू का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे मैम इसके साथ टू का और रिचर के साथ देन रहने दो, बिल्कुल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस सेंटेंस को लिखना चाहिए, अमन इज सीनियर टू एंड रिचर देन आलेख। सीनियर ने, जूनियर ने अपनी प्रपोजिशन लेनी है और रिचर ने अपनी प्रपोजिशन लेनी है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अरे बताओ। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो भाई ये जो प्रेफरेबल वर्ड है, प्रेफरेबल के साथ मैम टू लगाइए, चलो ठीक है, लगा दिया। पर इसका मतलब तो मोर प्रेफरेबल का मतलब तो ये हो गया कि बेइज्जती भी प्रेफर करता हूं मैं और मौत भी प्रेफर करता हूं, पर ज्यादा प्रेफर मैं मौत को करता हूं, ऐसा कुछ कहना चाहता। वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल कोई कंपैरिजन ही नहीं, इसलिए आप प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं यूज करते। प्रेफरेबल के साथ मोर नहीं यूज करते, जैसे मोर सीनियर नहीं यूज करते यार, मोर जूनियर नहीं यूज करते। जैसे लिखा है हिज कार इज मोर सुपीरियर देन माइन, तो मोर नहीं यूज करते, हिज कार इज सुपीरियर टू माइन। भाई सिंपल सी बात है, जिसके साथ देन नहीं यूज होता उसके लिए सेकेंड डिग्री भी क्या होती है, देन क्या है। देन तो हम तब यूज करते हैं ना जब कंपैरिजन हो और कंपैरिजन में कुछ एक बेटर हो। तो जब देन का यूज नहीं कर रहे तो मोर का यूज क्यों कर रहे हैं? ये तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। जब आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है तो आपने कहा देन को काटो, अच्छा जी काट देंगे क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। और जब देन नहीं है तो फिर मोर की क्या वैल्यू है? और अगर आप ये कहना चाहते हैं मैम ऊपर वाले में तो नहीं काटा आपने, तो भाई वो रेचर के लिए आया था, अमीरियत कोई स्टेट नहीं। अमीरियत तो कंपैरिजन हो सकता है अमीरियत का। तो बात समझ में आई? तो हमें लिखना चाहिए दैट इज प्रेफरेबल टू डिसऑनेस्ट, देन की जगह पर टू। सुपीरियर, हिज कार इज मोर सुपीरियर देन। अब देन को हटा के तो तुमने टू कर दिया, पर अगर मोर को हटाना भूल गए तो मोर भी हटाइए। जब आपने कंपैरिजन करना ही नहीं, देन ही नहीं यूज करना, तो फिर मोर को भी क्यों यूज करना, उसको क्यों तकलीफ दे रहे हो? हमने देखा जो हमारे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, सबसे पहले तो ध्यान रखिए IOR, ठीक है। इसके अलावा किसी को आप एल्डर कह रहे हैं, प्रेफरेबल, वो कोई स्टेट है, वो मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं होता। डोंट यूज देन, मोर, लेस विद दीज एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव्स के साथ आप इन्हें यूज ना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये मोर, लेस, देन, इनको हटा दीजिएगा वहां से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा द रिच बिकम रिच एंड रिच। The policy of this company is getting bad and bad day by day. Okay. The crowd was going wild and wild with excitement. आपने देखा होगा यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 4, सिमिलर एडजेक्टिव का एंड से पेयरिंग। समझाने को मैं आपको सिखा सकती हूं कि जब ऐसा कुछ मिल जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करिए। कहिए वर्स एंड वर्स, वाइल्डर एंड वाइल्डर, रिचर एंड रिचर। पर समझिए ऐसा क्यों? गर्मी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। सोचो, आज मंडे मैं लिख रही हूं यहां पर, समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
हमने कहा डे बाई डे गर्मी बढ़ रही है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को टेम्परेचर था 18, फिर 19, 20, फिर 22, 24, 26, 28, कुछ ऐसा सा हो रहा है। तुम्हें लग रहा है हाँ गर्मी तो बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। तो एक्चुअल बात हम ये कहना चाहते हैं, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन डे बाय डे है ना। एक दिन का, जब ट्यूसडे के कंपेयर की बात करूंगी तो मैं मंडे से करूंगी, तो मंडे और ट्यूसडे का कंपेयर, ठीक है। फिर ट्यूसडे के कंपैरिजन में वेडनेसडे को बढ़ गया, वेडनेसडे के कंपैरिजन में थर्सडे को भी बढ़ गया, थर्सडे के कंपैरिजन में फ्राइडे को बढ़ गया, फ्राइडे के कंपैरिजन में सैटरडे को, सैटरडे के कंपैरिजन में संडे को। तो आप देखेंगे तो एक दिन डे बाय डे कंपैरिजन इनका है 2 का, फिर आगे इन 2 का, फिर आगे इन 2 का, फिर आगे इन 2 का, तो 2 का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। बाकी आप दूसरे तरीके से सोचिए, हमने कहा एक पर्सन अमीर जो है अमीर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले 100 रुपए थे, आज सीधा 10,000 करोड़ है। ऐसा हो रहा है क्या? हम ये कहना चाहते हैं क्या कि 100 रुपए का कंपैरिजन 10,000 करोड़ से करो? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं भाई 10 साल पहले इनके पास 100 रुपए थे, फिर 1 करोड़ हो गए, फिर 10 करोड़ हो गए, फिर उन्होंने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, फिर 200 से 400 की। मीन्स उनके प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट जो देखा जा रहा है उनकी लास्ट इनकम से देखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते कि 1988 में ऐसा था और आज 2023 में ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। तो जब कंपैरिजन आपसे पिछले स्टेप के बारे में हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्राउड जो है वाइल्ड से वाइल्ड होती गई एक्साइटमेंट की वजह से, मतलब एकदम, मतलब वैसे मान लो कहीं से शाहरुख खान गुजर रहा था तो क्राउड एकदम ऐसे, तो वो होती चली गई। जैसे जैसे 5 आता गया, सोचा कि 10 बज गए, मतलब बढ़ता चला गया कार्यक्रम। इसीलिए तो 2 बार एडजेक्टिव यूज करे हैं, वरना तो एक ही बार में कह देते। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो रिचेस्ट पर्सन हो गया तो एक बार में कह देते, रिच एंड रिच लगाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब हम कंपैरिजन अपने जस्ट पहले वाले से कर रहे हैं। सीनियर के साथ टू लगाइए मनीषा कैंट जी, है ना। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, अब हम उसकी तरफ आते हैं। जब भी ऐसे कुछ कंपैरिजन आपको फील होता है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना और बोलना है द रिच बिकम रिचर एंड रिचर। The policy of this company is getting worse and worse. Day by day, the crowd was going wilder and wilder. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इजिएस्ट लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश में से सिलेक्शन करना है आपको, और जब सिलेक्शन करना है तो कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन करना होगा तो 2 चीजों में कंपैरिजन इजीएस्ट से तो नहीं दिखाया जाता, इजियर से दिखाया जाता है। तो एक रूल जहां दा के पास कंपैरेटिव डिग्री भी यूज की जाती है, वो आपका यही सेक्शन है। जब आपको चॉइस करनी है हिंदी और इंग्लिश में से, और चॉइस करके एक को बेटर बताना है, तो भाई इसी के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर हम ऐसे रट्टा मार लेंगे कि हाँ दौ के पास होती है, ऐसे नहीं होती, मतलब दिस इज नॉट द लॉजिक। आपको लॉजिक समझना है कि जहां 2 चीजों में कंपैरिजन है, ठीक है, जहां कुछ चीजों में दूसरे से कंपैरिजन है, 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, और जब कंपैरिजन है और उस कंपैरिजन में एक को हम कुछ कम ज्यादा बताना चाहते हैं तो उसे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करिए। हमने कहा यहां पर सिलेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश में से आपको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन के केस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते ही हैं, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री बनी सिलेक्शन के लिए है। नेक्स्ट देखिए, कमल इज द रिचेस्ट ऑफ 2 कैंडिडेट्स। ध्यान से देखिए, फिर से हमने कहा 2 कैंडिडेट्स, ये नहीं कहा रिचेस्ट कैंडिडेट, मैंने कहा रिचेस्ट ऑफ 2 कैंडिडेट्स।
अब इसका मतलब दो थे, एक ये कमल था, एक रोहन था। मैंने कमल और रोहन में से एक को सेलेक्ट किया है, तो मुझे द रिचेस्ट की जगह पर किसका यूज करना चाहिए? रिचर का यूज करना चाहिए। एक केस जहां पर अगर दो में से आपको सिलेक्शन इंडिकेट करना हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है। आगे देखिए, एक ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होता चले जाएगा। भाई पहले आप हरिद्वार में थे, फिर आप देहरादून निकले, फिर मतलब बीच में रुड़की भी आया, चलो एक है ना, फिर उसके बाद आप मसूरी पहुंचे, फिर आप लद्दाख पहुंचे, तो आपको पता है ऐसे टेम्परेचर गिर रहा है, पहले 21, फिर 20, फिर 19, फिर 10, यहाँ पे तो 0 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे कुछ है ना। तो हम ये कह रहे हैं बेशक अलग अलग एडजेक्टिव जरूर हो, पर कंपैरिजन देखेंगे कि जितना आप ऊपर जा रहे हैं, इसका कंपैरिजन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जितना आप ऊपर जा रहे हैं उतना ठंडा होता जा रहा है। तो हमें लिखना चाहिए द हायर यू गो, जितना ऊपर जाते रहोगे उतना ठंडा होता चला जाएगा। और हमें पता है रिलेटिवली कंपैरिजन में, पीछे का आगे से कंपैरिजन में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ना पॉजिटिव का ना सुपरलेटिव का। द मच ही अर्न्स द मच ही स्पेंड्स, जितना ज्यादा वो खर्च करता रहेगा उतना ज्यादा स्पेंड करेगा। तो हमने कहा जितना कमाता है उतना ही आगे खर्च करता है। कमाना बढ़ाना है भैया तो मच नहीं, मोर का यूज करिए। द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। पहले 10 कमाता था, 10 का कंपैरिजन 20, और 20 से फिर 30, तो हमने कहा कंपैरेटिवली बढ़ता जा रहा है। तो जब कंपैरिजन रिलेटिवली डे बाय डे कोई चीज एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस में बढ़ रही है, तो आप किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। द नेक्स्ट वन, द हार्ड वन वर्क्स द हार्ड वन वर्क्स द स्ट्रॉन्ग वन बिकम्स। क्या यूज करना चाहिए मुझे? बेटा इंफीरियर मतलब कम यार सूरज, सुपीरियर बढ़िया, इंफीरियर कम। इसको तुम करके बताओ, दोनों तुम करो ना। तुम्हें 2 मिनट का समय देते हैं और सोच के करिएगा। क्या ये रिलेटिवली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है? अगर रिलेटिवली है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सब करो हर कोई। 2 4 10 के करने से क्या होगा? करो करो जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, समझ में तो आ रहा है। थैंक यू बेटा नरेश, थैंक यू। हाँ सबसे हटके तो है, ये तो पता नहीं मुझे बेस्ट है या नहीं, पर हाँ अलग तो है, ये तो मैं भी मानती हूँ। मुझे ही नहीं पढ़ाया किसी ने ऐसे, कारण तो कभी बताया ही नहीं, हो क्यों रहा। मैंने किताबों में भी देखा, बहुत जगह समझा, पर कहीं लिखा ही नहीं ऐसे। सब ऐसे लिख देते हैं, जब मतलब ये तो ऐसे ही लिखा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखता है, ये पता ही नहीं क्यों लिखते हैं बुक्स में। फिर थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है। चलो जी, हो गया, सबने ठीक कर दिया। द हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रॉन्गर वन बिकम्स, क्या ये रिलेटिवली इंक्रीमेंट है? भाई बिल एक बात बताओ, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये वैसे तो लाइफ में के लिए है,
मान लो आप जिम जाते हो, ठीक है, आप पहले आदी हो गए, 20 किलो आप उठा लेते हो, फिर आपने अगले 10 दिन में 30 किलो उठाना शुरू करा, फिर 40 किलो उठाना। भाई जब 20 शुरू करा तब भी स्ट्रांग हो रहे थे, फिर 40 करा थोड़े और स्ट्रांग हो गए, 60 उठा रहे हो भाई और स्ट्रांग हो गए, 80 हो गए। तो इसका मतलब इट्स अ रिलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब रेफरेंस पीछे वाला हो जस्ट, तो कंपैरिजन होता है, तो हमें कहना चाहिए द हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रॉन्गर वन बिकम्स। नेक्स्ट बताओ बेटा, 6 बताया किसी ने? क्यों, मैंने तो ये भी बोला ना 6 भी करो। द लिटल यू वरी द गुड यू फील। भैया जितना कम चिंता करोगे उतना अच्छा फील करोगे। ये नहीं कह रही मैं बिल्कुल नहीं करो, जितना कम करते रहोगे उतना ज्यादा अच्छा फील होता रहेगा। तो ये कंपैरेटिवली इंक्रीमेंट है। तो हमें कौन सी डिग्री यूज करनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लिटल की क्या होती है? एक दिन याद करने के लिए दी थी तुम्हें 2 दिन पहले, करी थी क्या? लिटल की सेकेंड डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है लिटल की? अब याद नहीं तो वाकई में तुम्हें अपने आप को एक थप्पड़ मारना चाहिए। मैं तो हूं नहीं, वरना मैं ही मार देती। कहा था ना करने के लिए। बेटा ऐसे कैसे एग्जाम निकलेगा अगर मैं जो बोलूंगी वो आप करोगे नहीं तो? अरे हाँ, बढ़िया 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 मंजू, जो जो बता रहे हैं बढ़िया। जिसको याद नहीं आ रही वो सच्ची में मैं गंदी बात है। लिटल के लिए हमें लेस, लिटल की सेकेंड डिग्री लेस। द लेस यू वरी द बेटर यू फील। हार्ड नहीं, हार्डर। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर। लिटल नहीं, लेस। द लेस यू वरी द बेटर यू फील। इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन है कि सिलेक्शन या फिर रिलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। और यहां पर आपके कंपैरेटिव डिग्री के कॉन्सेप्ट भी खत्म होते हैं और हम कल पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बेटा लिख लें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। मैं 1 मिनट देख लेती हूँ आपकी कल की क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। कल की बची है क्या क्लास? क्या बस आपकी एक क्लास और बची है ना? कल की क्लास है जिसमें सुपरलेटिव पूरा हो जाएगा। छोटा सा है वैसे भी, सुपरलेटिव में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है मंजू, लेसर कुछ सुने हो? लेस खुद कंपैरेटिव डिग्री है यार। अब कंपैरेटिव कभी बेटर का बेटरर बना दोगी जो लेस का लेसर बना रही हो? अतुल कुमार जी, बेटा कोई भी प्रैक्टिस बुक लाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो अगर पेपर है नियर अबाउट, है ना? क्योंकि ऐसे तो भूल जाओगे फिर, पढ़ने के बाद भी ना हो तो फिर तो प्रैक्टिस की कमी है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सैटरडे संडे क्या करते हो? क्यों दी जाती है तुम्हें छुट्टी? रिलेटिवली वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या पीताम्बर? रिलेटिवली वाले में क्या था? बता देंगे, दोबारा बता देंगे। ये भाई दिस ऑप्शन इज रिलेटिवली बेटर फॉर यू, तो हमने कहा दिस ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। तो बेटर जो है इसका मतलब ही ये तो है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली का सिनोनिम है कंपैरेटिवली। अब ये नहीं पता तो फिर ये हमारी वोकैबुलरी इशू है। इसका मतलब ये कि हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं। रिलेटिव मतलब कंपेयर, ये वो रिलेटिव नहीं है रिश्तेदार वाला। कंपैरेटिवली है ना, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों सिनोनिम है। तो रिलेटिवली की जगह अगर कंपैरेटिवली लिख दूं तो फिर समझ में आ जाएगा। अब ऐसे केस में या तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लीजिए
या फिर कंपैरेटिवली का यूज कर लीजिए। अब दो दो यूज करोगे तो दिक्कत है ना। तो ऐसे केस में मान लो कि हमें इंप्रूवमेंट करना आ सकता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ऑप्शन इज रिलेटिवली गुड फॉर यू, पहला तरीका। दूसरा हो सकता है इंप्रूवमेंट में रिलेटिवली हटाया गया हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस ऑप्शन इज बेटर फॉर यू, दिस ऑप्शन इज बेटर, ऐसा भी मिल सकता है आपको। एरर मिलेगा, और अगर ऐसे मिले तो आप इसमें एरर निकालिएगा, क्योंकि इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट रूल चलते हैं, तो आपको ठीक ये करना है ना कि ये। और अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रिलेटिवली काट रखा हो, इसको गुड बना रखा हो, तो भी ठीक है। और भाई अगर इसको रिलेटिवली को पूरा काट के बैटर ही छोड़ रखा हो, तो भी ठीक है। ये डिपेंड करेगा आंसर पे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है बेटा, कई बार आंसर्स आपके ऑप्शन पर बहुत डिपेंड कर जाते हैं। तो रविशंकर अभी छोड़ सकते हो, कर लेंगे बाद में हम, ठीक है जी। अब आया समझ में पीताम्बर? ही इज हैप्पियर देन रिचर, प्राची। जब हमने कहा ही इज हैप्पियर देन रिचर, तो मैंने कहा था दोनों एडजेक्टिव्स को देखो, दोनों एडजेक्टिव एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं, मतलब ये हैप्पी भी है रिच भी है, पर कंपैरेटिव हमने कहा कि हैप्पियर ज्यादा है रिचर के मुकाबले, है तो ये रिच भी ज्यादा और हैप्पी भी ज्यादा, पर जब दोनों ज्यादा में से एक ज्यादा तो हैप्पी ज्यादा। तो जब ये दोनों क्वालिटीज एक ही पर्सन की हो, हैप्पी भी और रिच भी, दूसरा पर्सन नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, तो ही का तो कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। किसका कंपैरिजन हो रहा है? इन दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है। और जब इन दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री को यूज ना करे, मोर लिख के सिंपल डिग्री बना दो, मोर हैप्पी देन रिच। अरबाज खान जी, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम यहां से शुरू करते हैं, तो अब ऑप्शंस अगर यहां लिखा होता तो यहां पर दिस होता, तो हम दिस दीज भी कर सकते थे, पर दीज की बजाय हमने कहा कि चलो ऑप्शंस का ऑप्शन हटा देते हैं। तो हम ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं ना सेंटेंस को, उल्टा कौन पढ़ना शुरू करता है यार यूं, ये कहना चाह रही हूं बस। और बताइए, और पूछना है किसी को? कुमकुम, एल्स का मतलब होता है एक्सक्लूड, लिख लो बेटा, एल्स का मतलब एक्सक्लूड। जब भी आपको किसी चीज, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग में से किसी चीज को हटाना हो, तो एल्स का यूज करते हैं, क्योंकि एल्स का मतलब होता है छोड़कर। और बताइए। ये इल्स नहीं, एल्स है, लिख लो बेटा, एल्स का मतलब एक्सक्लूड, छोड़कर। जब आपको एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीबडी, इनमें से छोड़ना है प्रोनाउन में से, तो आप एल्स का यूज करते हैं। नहीं 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 प्राची, मत हटाना, बस एक बार पेपर ने हटाया था मैंने इसलिए बोला, अदरवाइज पावरफुल की डिग्री बनती है, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल बनती है प्राची, है ना, बनती है, ऐसा याद करो। और बताइए, बाकी कल कर लेना, अगर कुछ इसमें से ना आए पढ़ लिया करो बस यार, बस इतनी सी। कोई बात नहीं रविशंकर जी, रिकॉर्डेड देखते हो कोई इशू नहीं है, मैंने कहा सीक्वेंस वाइज देखना जरूरी है। जब तक एक क्लास पूरी तरह से समझ नहीं आती, चाहे वो 2 बार पढ़नी पड़े, 3 बार पढ़नी पड़े, अगली क्लास की तरफ मत जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता लाइव पढ़ने से, क्लास तो आएगी ना आपके पास, 4 दिन बाद आएगी, बस ये कि मैं 4 दिन पास्ट दिखूंगी, क्या हो जाएगा, मेरे दिखने से तो याद होने से रहा, है ना। तो जब तक आपकी एक क्लास तैयार ना हो, अगली क्लास में मत आइए।
तो पहले एक पूरी करनी है, फिर दूसरी करनी है। और सिर्फ पढ़ने से अच्छा होता है खुद पढ़ना। तो जब तक आप खुद उसको टाइम नहीं देंगे, तब तक नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, है ना। बाय बाय। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे। कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी, एडजेक्टिव फिनिश हो जाएगा।